Welcome, friends. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of a webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit all society members. Website has very simple language articles, various draft of applications, over 130 earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is आज का विषय है repair fund, how to calculate, usages and various investments. हर सोसाइटी में टिपिकली रिपेयर फंड was originally designed to be used as emergency funds for major repairs of CHS building. It was like a storage. After the 97th constitutional amendment, read with section 2, bracket 27, a society means, a registered society means an autonomous association of persons for their common needs and common objectives, democratically controlled enterprise according to the cooperative principles. This means कि सोसाइटी में जनरल बॉडी के मीटिंग में जो फैसला लिया जाता है, कानूनी फैसला, कानून लेजिटिमेट जो भी फैसला पॉइंट्स पे लिया जाएगा, दैट इज फाइनल. और अभी रिसेंटली एक आध हफ्ते पहले मुंबई हाईकोर्ट ने भी यही बोला कि सोसाइटी का इंटरमिनल मैटर में जो फाइनल अथॉरिटी है वो जनरल बॉडी के पास में है और रजिस्ट्रार या दूसरा कोई व्यक्ति अथॉरिटी का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है अगर जनरल बॉडी में कोई भी लीगल डिसीजन लिया गया हो तो. और अगर गैर कानूनी डिसीजन है, कानून के किसी भी कानून के विपरीत लिया गया हुआ है, वो इन वायलेशन ऑफ अदर लॉस, तो आपको जो डिस्प्यूट खड़ा करना है वो सेक्शन 91 कोऑपरेटिव कोर्ट में खड़ा करना है. लेकिन रजिस्ट्रार, जिसको हम टिपिकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार या डेप्यूटी रजिस्ट्रार बोलते हैं, उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है. According to the provisions of registered bylaws, remember this thing, the word is registered bylaws. Registered means डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में जब आपने सोसाइटी रजिस्टर किया होगा तब आपका बायलॉस रजिस्टर किया हुआ. उस रजिस्टर्ड बायलॉस के हिसाब से सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग वेरियस फंड्स फ्रॉम मेंबर्स अलोंग with the routine service and maintenance charges. जो सर्विस और मेंटेनेंस चार्जेस है, सिक्योरिटी का है, गार्डन का है, स्टाफ का है, लाइट का है, पानी का, ये सब रूटीन सर्विस और मेंटेनेंस चार्जेस में आते हैं. इसके अलावा सोसाइटी अगर बायलॉज में लिखा हुआ है तो सिंकिंग फंड भी जमा करना है, लेना है मेंबरों से, रिपेयर फंड भी लेना है और कोई फंड अगर आपने डेजिग्नेट किया हुआ है तो वो भी लेना है. आप कई तरीके के फंड्स
जनरल बॉडी में पास करके बायलॉ में अमेंड करके आप ले भी सकते हो, और बायलॉ में जो एग्जिस्टिंग है उसको चेंज भी कर सकते हो, घटा भी सकते हो. दैट मीन्स यू कैन ऐड और रेड्यूस ऑल्सो. आज का अगर हम विषय देखते हैं तो रिपेयर फंड है. टिपिकल बायलॉस में रिपेयर फंड इज कवर्ड अंडर बायलॉ नंबर 13A, जिसमें ये लिखा हुआ है कि you are supposed to be collecting 0.75%. That is, the word is given as minimum. So minimum 0.75% of the construction cost. अब ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहाँ से आता है? जब आपकी बिल्डिंग बनी होगी तो बिल्डर ने आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का एक सर्टिफिकेट दिया होगा, और अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको पहली जनरल बॉडी मीटिंग में पास करना है कि एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट को अपॉइंट करना है. वो अप्रोप्रिएटली सर्वे करेगा, उस दिन का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाल के देगा आपको, जो कई फैक्टर्स में डिपेंड करते हैं. हाइट ऑफ द बिल्डिंग, विड्थ ऑफ द बिल्डिंग, आपने उसमें क्या क्या एम्यूनिटीज दिया हुआ है, जैसे स्विमिंग पूल दिया हो सकता है, जिसमें उसमें आपने क्लब हाउस दिया हो सकता है, ढेर सारे लिफ्ट दिया हो सकता है, और कई चीजें दिया हो सकती है, पोडियम एरिया है वगैरह. ये सब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का एक हिस्सा बनता है. So if the bylaw number 13A says that minimum 0.75% of the construction cost, it does not mean कि it is fixed as 0.75%. Today, आज के दिन पे मेजर सोसाइटीज ये सोचती है कि बायलॉ में 0.75% लिखा है तो वो फाइनल है. कानूनी ऐसा नहीं है. आप उसको मिनिमम से मैक्सिमम भी कर सकते हैं. आप उसको 0.75 का 1% भी कर सकते हो, 1.25% भी कर सकते हो, या आप उसको 0% भी कर सकते हो. आप उसको टोटली रिमूव भी कर सकते हो. बायलॉ बनाने का अधिकार क्षेत्र डेप्यूटी रजिस्ट्रार या कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को नहीं है. जो आपको बायलॉस मार्केट में मिलते हैं 50-100 रुपये वाला, वो प्राइवेट लोगों ने छापा हुआ है, और जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे बायलॉस दिया हुआ है, दोज आर कॉल्ड एज मॉडल बायलॉस. मॉडल का मतलब ये हो गया कि अगर आप एक बिल्डर के ऑफिस में जाते हो और बोलते हो मुझे एक फ्लैट बुक करना है, तो वो बोलेगा कि ठीक है, ये बिल्डिंग का मॉडल है, देखो इसमें से इतनी माले की बिल्डिंग बनेगी. लेकिन वो बिल्डिंग उस मॉडल के अंदर नहीं लिखा जा सकता, आपको वो खाली एक सैंपल बता रहा है. तो ये जो बायलॉस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, वो आपके कन्वीनियंस के लिए, सहूलियत के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए आपको एक मॉडल बायलॉस दिया हुआ है. लेकिन उसको अगर आप टोटली अडॉप्ट कर लेते हो शुरू में फर्स्ट टाइम पे, तो वो आपका फर्स्ट रजिस्टर्ड बायलॉस बनता है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 8, 7 है या 8 है. इस बायलॉस को क्या आप चेंज कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, या इसमें से कुछ कुछ चीजें आप डिलीट कर सकते हो, या और जोड़ सकते हो. मतलब अमेंड हो गया, एडिशन हो गया, और डिलीशन हो गया. तो क्या हम ये एडिशन, डिलीशन वगैरह वगैरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एमसीएस एक्ट एंड रूल्स में ये प्रोविजन दिया हुआ है ऑलरेडी कि सेक्शन 13 ऑफ द एमसीएस एक्ट read with rule 12 of the MCS rules में आप बायलॉस को अमेंड कर सकते हो. अब ये ध्यान रखना है कि अमेंड करना है तो वो कई कानून के दायरे में होगा. जैसे बीएमसी एक्ट है, जैसे फायर एक्ट है, जैसे एमआरटीपी एक्ट है, जैसे प्रोफेशन टैक्स एक्ट है, जैसे जीएसटी एक्ट है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है. ये सबको ध्यान रखते हुए आपके बायलॉस का क्राइटेरिया फिक्स होने वाला है. आप बायलॉस में ऐसा नहीं लिख पाओगे कि हम सोसाइटी के मेंबरों से जीएसटी नहीं लेंगे, या हम वेंडर को अपॉइंट करेंगे लेकिन हम टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे. तो जो कानूनी पॉइंट है वो आप सारे बायलॉस में डाल सकते हो. गैर कानूनी पॉइंट्स आप बायलॉस में डालोगे तो बायलॉस नल एंड वॉइड हो जाता है टू दैट एक्सटेंट.
किसी को उस पर चर्चा करनी है या डिस्प्यूट रेज करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट में कर सकता है। अगर आपने ये सोच के डाल भी दिया कि जीएसटी में जीरो करता हूँ, नहीं लेंगे हम जीएसटी, तो कोशिश एक बार करके देख लेना चाहिए, मत लो जीएसटी। 5-1 साल के बाद में कोई कंप्लेन करता है या जीएसटी का रूटीन इंस्पेक्शन होता है, आजकल सब ऑनलाइन डिजिटलाइज हो गया है, तो आप कोई भी स्पेंड करेंगे तो जीएसटी के रिकॉर्ड में तुरंत दिखने लगता है, क्योंकि आपका पैन कार्ड वहां पे कनेक्टेड रहता है। 5 साल के बाद में नोटिस आती है, तो आपने 5 साल का जीएसटी नहीं भरा, इतना पेनल्टी लगेगा और इतना इंटरेस्ट लगेगा। तब आप बोलोगे कि नहीं, मेरे बायलॉज में तो हमने ये जीएसटी का प्रोविजन निकाल दिया हुआ है। तो जीएसटी वाला या इनकम टैक्स वाला ये बोलेगा कि तुम्हारा बायलॉस वो चना सिंह कुरमुरा पैक करने के लिए लगाओ, हमको आपके बायलॉस से कोई संबंध नहीं। सेम टू सेम म्युनिसिपैलिटी वाला भी बोलेगा, बीएमसी, पीएमसी, टीएमसी वगैरह वगैरह। तो द एसेंस इज, कहने का मतलब ये निकला कि हर कानून के दायरे को देखते हुए ही आप बायलॉस अमेंड या ऐड या डिलीट कर सकते हो। तो यू कैन एक्चुअली रिमूव अवे द रिपेयर फंड ऑल्सो फ्रॉम द बायलॉस, और यू कैन इंक्रीज that minimum 0.75% to any further point you want to, or you may even reduce it also. Remember that कि रिपेयर फंड का डेफिनेशन, परिभाषा ना तो एमसीएस एक्ट में दिया हुआ है, ना तो एमसीएस रूल्स में दिया हुआ है। अगर एक्ट में या रूल्स में दिया होता तो आप वो चेंज नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपने बायलॉस में दिया हुआ है तो जनरल बॉडी का अधिकार क्षेत्र है उसको चेंज करने का। रजिस्ट्रार का परमिशन लेना है कि अपने को चेंज करने का? नहीं लेना है, लेकिन जो चेंज किया हुआ है वो कॉपी रजिस्ट्रार को देना है एमसीएस रूल 12 के हिसाब से। वो अपना देखेगा, ये कोई गैर कानूनी नहीं है, कोई एमसीएस एक्ट का विरुद्ध में तो नहीं है वगैरह वगैरह, वो ठप्पा लगा के आपको रिटर्न कर देगा। उसका अधिकार क्षेत्र ये नहीं है बोलने के लिए कि आपने रिफर फंड क्यों हटा दिया, या आपने 0.75 का 0.25 या 0.10 या 2% क्यों कर दिया, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं। कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है, आपको ईच फ्लैट का लेना है, मतलब एरिया वाइज लेना है, पूरा बिल्डिंग का नहीं लेना है। लेकिन जब आर्किटेक्ट कैलकुलेट करता है तो वो सारे एमिनिटीज को लेके कैलकुलेट करके वो आगे बढ़ता है। बायलॉस के हिसाब से इंडिविजुअल फ्लैट का पर स्क्वायर फीट कॉस्ट लिया जाता है एंड नॉट एज पर फ्लैट बेसिस। जैसे उदाहरण के तौर पे आप एक बिल्डिंग में 4 टाइप के फ्लैट, एक 500 स्क्वायर फीट वाला, एक 600 स्क्वायर फीट वाला, एक 700 वाला, एक 800 वाला। तो 4 टाइप का पर फ्लैट बेसिस नहीं होगा, इट विल बी पर 500 फीट, पर 600 फीट, पर 700 फीट एंड सो ऑन। ये सारा कैलकुलेशंस आपको सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट के बेस पे ही आप ये सारा कैलकुलेशन करके मेंबर से आप पैसा रिकवर कर सकते हो, ले भी कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि ओल्ड बिल्डिंग्स में, लेट इज से 40 ईयर ओल्ड बिल्डिंग, तो वो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था उस समय का 500 रुपया पर स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था 40 बरस पहले बोरीवली एरिया में। आज के दिन पे वो 500 रुपये नहीं है। आज के दिन में एवरेज इट विल बी नॉट लेस देन 5000 स्क्वायर रुपीज पर फीट बेसिस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। एंड एवरी ईयर इट इंक्रीजेस ऑब्वियसली, क्योंकि सीमेंट का कॉस्ट बढ़ रहा है, स्टील का कॉस्ट बढ़ रहा है, लेबर का कॉस्ट बढ़ रहा है, देयर आर अदर गवर्नमेंट स्टैम्प्स, taxes, levies also increasing, and so and so. So all these things typically gets revised
every 2 to 5 years. Hence, the architect, registered architect, will consider everything as of today. तो 1980 की बिल्डिंग है, 1985 में एक बार फिर से रिवाइज करिए आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सो करते करते हर 2 साल या 5 साल में आप रिवाइज करो। 2 साल 5 साल में रिवाइज करने का जो प्रोविजन है आपको बायलॉज के अंदर डालना है, और चूंकि वो आपका बायलॉज एक मॉडल बायलॉज, एक सैंपल बायलॉज है, आपने उसको कन्वीनियंटली अडॉप्ट कर लिया और उसमें बदलावा करने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन आज के दिन पे जो नई सोसाइटीज बन रही है, 200, 400, 500, 1000 मेंबर की सोसाइटीज, they take into consideration all these factors and they change their bylaws. They amend their bylaws according to their own needs. 40-50 years पहले की बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं थी, या सिर्फ 2 या 3 या 4 माले की बिल्डिंग थी, प्रोविजन नहीं था और कुछ करने का, सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रखने की जरूरत पड़ती थी। तो the costs will keep on changing. हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जैसे मैंने पहले बताया, हाइट, वेट एंड द सो मेनी फैसिलिटीज इनसाइड द बिल्डिंग। आपकी बिल्डिंग में लॉबी नहीं होगा, लेकिन आज के दिन पे लॉबी है। हो सकता है पूरी बिल्डिंग एयर कंडीशन हो, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन हो, तो द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो increases. Very, very important that this construction cost should be issued only and only by a registered architect who should be registered with the Architects Council. There is an Architects Council. जैसे लॉयर्स का बार काउंसिल है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन है, इसी तरह आर्किटेक्ट का भी एक काउंसिल है, डॉक्टर का भी मेडिकल काउंसिल है, सिमिलरली आर्किटेक्ट का भी काउंसिल है। An unregistered architect का certificate has no legal value. The actual amount of yearly contribution collected under sinking fund or received fund from the members should be entered in the sinking fund register, repair fund register under the respective ledger folio page of the individual flats. अगर आपने 100 रुपया रिपेयर फंड का फ्लैट नंबर 101 लिया, तो आपको एक लेजर बनाना है, रिपेयर फंड रजिस्टर। उस लेजर में फ्लैट नंबर 101 लिखना है, उसमें मेंबर का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उस फ्लैट का अगेंस्ट में, नॉट उस मेंबर के अगेंस्ट में नहीं है। मेंबर चेंज होते रहेंगे, 2-2 साल 5-5 साल में फ्लैट बिकते सेल होते रहते हैं। So you have to post that entry into that register. The register may be a physical register or the register may be a digital register. In case of big societies, it is typically a digital register maintained on the computer. So this is acceptable under the Indian Evidence Act and under the Information Technology Act also. ये तो लेजर फोलियो में एक्सेप्ट करते हैं। सिमिलरली बैलेंस शीट में, सोसाइटी की जो बैलेंस शीट बनती है हर साल, उसके अंदर भी आपको रिस्पेक्टिव रिपेयर फंड का फिगर पोस्ट करना है, सिंकिंग फंड का फिगर पोस्ट करना है, शेयर मनी, ये मनी, वो मनी। देयर आर सो मेनी हेड्स ऑफ अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वेयर ऑल दिस फिगर्स यू हैव टू पोस्ट। सो प्रीवियस ईयर का फिगर, करंट ईयर का फिगर, उसका अगर कोई एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट आया है बैंक का तो उसका फिगर, all those things you need to post it by putting it into the registers. बैलेंस शीट में रिपेयर फंड के अगेंस्ट में अगर 1000 रुपीज नोटेड है फ्लैट नंबर 101 के, एंड सिमिलरली सारे फ्लैट्स का मिला के आपको समझो 1 लाख रुपए का टोटल फिगर पोस्टेड है बैलेंस शीट में रिपेयर फंड के हेड ऑफ अकाउंट के अगेंस्ट में। आप वो पूरा का पूरा अमाउंट यूज कर सकते हो फॉर डूइंग मेजर सिविल रिपेयर्स ऑफ द सोसाइटी। सिविल रिपेयर्स में क्या हो गया? पेंट हो गया, प्लास्टरिंग हो गया, मेन इलेक्ट्रिकल्स हो गए, मेन प्लम्बिंग लाइंस हो गई, ओवरहेड पानी का टैंक, सब ग्राउंड लेवल पे पानी का टैंक, गार्डन ओवरऑल करना, कंपाउंड
ओवरऑल करना वगैरह वगैरह जितना भी है, these are all classified as major civil repairs. We are not talking of routine repair and maintenance. रूटीन रिपेयर और मेंटेनेंस का मतलब हो गया कि अगर मोटर खराब हो गई है, पानी की एक मोटर है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए, अगर उसको मेंटेन करना है तो वो रूटीन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में जाएगा. हाउएवर अगर वो 10 लाख की मोटर को टोटली रिप्लेस कर देना है तो दो तरीका है. आप अपने रिपेयर फंड से पूरा का पूरा पैसा निकाल के एक नया मोटर ले लो, बात खत्म हो गई, उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करते चले जाओ. या तो सेकंड ऑप्शन है स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाओ, ये जनरल बॉडी मीटिंग बुलाओ और उसके अंदर डिसीजन पास करो कि बैलेंस शीट में पड़ा हुआ फंड्स हमको यूज करना है जो रखा हुआ है, या मेंबर से नया फंड्स लेने का है. यू कैन डू दैट ऑल्सो. लेकिन हम लोग ने एक बार सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड का फंड यूज कर लिया, कई सोसाइटीज बोलती नहीं नहीं अभी वो डब्बा खाली हो गया, उसको वापस भरना चाहिए. नहीं, वो कानूनी गैर कानूनी है, वो बायलॉस के उल्लंघन भी होता है उससे. इट इज अ वायलेशन ऑफ द बायलॉस. टिपिकली मुंबई शहर में आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एवरेज ऑन 5% एवरी 5 years में इंक्रीज होता है, एन एवरेज कॉस्ट. यू कैन कंफर्म दिस थिंग विद ए architect also, or you can google it also, you will find this data approximate area wise. बड़ा एरिया है तो शायद थोड़ा ज्यादा होगा, लोअर एरिया है जैसे कि एक्सटेंडेड नॉर्थर्न सबर्ब्स हो गए, बोरीवली टू विरार हो गए, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ा सा कम होगा वहां पे. टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, societies must publish a list of year-wise summary of repair fund, which should include all earlier repair fund and the interest thereon. Okay, मेंबर को ये पता चले. बैलेंस शीट में तो आपको एक कॉन्सोलिडेटेड फिगर आता है, रिपेयर फंड 1000 रुपये, उसका इंटरेस्ट 100 रुपया, टोटल मिला के 1100 रुपये, पर आपको डिटेल्स नहीं मिलती है उसके अंदर ईयर वाइज. तो एक वो समरी पेज या तो सोसाइटी के ऑनलाइन वेबसाइट पे पोस्ट करो, या तो एक शीट बना के समरी जनरल बॉडी मेंबर्स को दो. इज टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, नॉट कंपल्सरी बट इट मेंटेन्स ट्रांसपेरेंसी एंड द मेंबर्स फील कि हाँ ठीक है, इतना हमारे फ्लैट के आगे इसमें इस रिपेयर फंड पड़ा हुआ है, सो दैट दे ऑल्सो गेट आइडियाज कि ये सारे रिपेयर करने हैं सोसाइटी में. देखते रहते, हर किसी को टाइम नहीं है, देखते रहते, घूमते घूमते पता चला कि भाई ये रिपेयर करना है, तो वो मैनेजिंग कमेटी को नोट लिख के दे सकते हैं कि सर ये रिपेयर करना है, ये फंड पड़ा हुआ है, इस चीज पे विचार अगली मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में करके इस चीज को जनरल बॉडी में लेकर आइए. ये सब एक ट्रांसपेरेंसी का हिस्सा है. कमिंग as far as investment of these funds are concerned, you have to invest these funds according to the MCS Act, amended MCS Act 2019. Any type of fund, whether it is sinking fund or a repair fund or corpus fund or any other fund that you may develop. Not necessary कि आपको ये खाली 3-4 फंड ही है, आप अलग अलग प्रकार के फंड्स आप क्रिएट कर सकते हो. आज के दिन पे हाउसिंग सोसाइटीज को ये अथॉरिटी दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनरल बॉडी का अप्रूवल लेके. So coming to invest these funds is where you can invest it in cooperative banks, not all cooperative banks. Again, there are limitations in the cooperative banks, and you can invest your funds, any type of funds, in any nationalized banks, any nationalized bank. Earlier it was cooperative banks, but not any cooperative banks, but any nationalized banks. जरूरी नहीं है कि SBI में करना है या CBI में करना है या BOB में करना है या UBI में करना है, any bank, but not in private banks. You cannot invest your funds in private banks. Private banks कैसे हो गए? उदाहरण के तौर पे अगर हम समझे तो
एक ICICI बैंक का याद आता है, एक एक्सिस बैंक का याद आता है, एक यस बैंक का याद आता है, एक IDBI बैंक आता है। ऐसे कुछ कुछ बैंक से जो प्राइवेट सेक्टर में गिने जाते हैं आज के दिन पे। इंटरेस्ट जनरेटेड फ्रॉम एनी फंड्स should be part and parcel of that funds. It should be reinvested as that fund only, and it should not be utilized for any purposes. Any purposes in this? Typically many societies, चिल्लर पट्टी सोसाइटीज, कंजूस सोसाइटीज, ये सारे फंड्स पड़ा है, उसको यूज करते हैं, अपनी मेंटेनेंस क्यों बढ़ाए। लेकिन ये फंड्स की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, पर्पसेस है, उसको डिफीट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कभी ओवरहेड पानी की टंकी रिप्लेस करने की जरूरत पड़े और ऊपर ओवरहेड टंकी आपकी मानो 40,000 लीटर की पानी की टंकी है, तो उसको बनाने के लिए it will take nearly 40 lakh rupees because it is on the top floor. There will be pillars appropriately. There will be waterproofing to be done, and so many factors are there. So you do not have funds in the repair fund because you have utilized it for some other purposes. bylaws के हिसाब, आज के bylaws के हिसाब से the repair fund usages is defined in bylaw number 14B, 14B. As mentioned earlier, general body may increase or decrease the percentages of the sinking fund or the repair fund by making appropriate amendments in the bylaws. Bylaw amendment का section फिर से repeat करता हूँ. It is section number 13 of MCS Act and rule number 12 of the MCS rules. There are other funds also, for example, reserve fund है, corpus funds है, वगैरह वगैरह. So MCS Act Amendment 2019 Section 154B 15 के हिसाब से you can create many funds and define the specific usage of those funds, determine it कि भाई हम ये पार्किंग डिपॉजिट फंड लेंगे, पार्किंग फंड लेंगे, तो उसका पर्पस डिफाइन कर दो कि इतने टाइम के लिए लेना है, ये काम के लिए ही सिर्फ यूज होगा, जनरल काम के लिए यूज नहीं होगा, वगैरह वगैरह. सो ऑल दो थिंग्स कैन बी डिफाइंड. कॉर्पस फंड एमेंडेड एक्ट के अनुसार 154B17 के अंदर कॉर्पस फंड का भी प्रोविजन दिया हुआ है. सबसेक्शन 15 के अंदर 154B15 के अंदर और कोई किसी भी प्रकार का फंड आप यूज कर सकते हो. डोनेशन फंड भी आप क्रिएट कर सकते हो. एजुकेशन फंड का तो प्रोविजन है ही ऑलरेडी, एंड सो. फॉर योर इन्फो, बायलॉज के हिसाब से मेंबरशिप एंट्रेंस फीस बायलॉ नंबर 37 है शायद, तो आपका 100 रुपया पर इनकमिंग मेंबर के हिसाब से. तो जैसे फ्लैट नंबर 101 है, अगर एक सिंगल अनिल भाई ने खरीदा तो उसको 100 रुपीज लगना है. अनिल भाई ने खरीदा अपनी बीवी अनीता के साथ में, तो उसको एंट्रेंस फी 200 रुपये लगना है. कैन द सोसाइटी चेंज दिस 100 रुपीज to 1,000 rupees or 10,000 rupees? Yes, it is possible by amending the bylaws. Similarly, membership transfer fees. Membership entrance fees अलग है और membership transfer fees अलग है. आज के दिन पे membership transfer fees is 500 rupees. Can you change this thing? Yes. Again, you have to amend the bylaws by general body resolution, and you can change that 500 rupees as membership transfer fees to any amount, any proper amount, but with the approval of the general body. Then now there is another share transfer premium. Again, bylaw number 37, I think it is capped at 25,000 rupees. This can you change it? No, sir. This you cannot change because the department, cooperative department, has issued a directive. So that directive has to be complied with. You do not have any
option. Any fund which you collect, any fund, you have to pay GST on it. तो GST आज के दिन पे 18% आपको लगना है. ऑफ कोर्स GST का पैरामीटर है. अगर आपकी बहुत छोटी सोसाइटी है और आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए शायद है लिमिट है आज के दिन पे, कम है, तो आपको ये सारे फंड्स के ऊपर GST एप्लीकेबल नहीं है. लेकिन आपका सारा कुछ कंट्रीब्यूशन जो अंदर आ रहा है इंक्लूड्स पार्किंग चार्जेस, includes any other contributions or whatever it is. So this entire thing becomes as contributions to the society's balance sheet. If it is so, then you have to deduct, you have to levy, not deduct, you have to levy GST to the member and recover that same thing. Typically, you have to pay income tax on the interest earned on all such invested funds. There are certain exemptions to it, which the appellate tribunal of the income tax has allowed. But what will happen in future, we do not know. Any and all funds of the society can be attached by statutory authorities for failure to pay outstanding statutory dues. Outstanding statutory dues का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा, तो आपका अगर प्रोसीजर के हिसाब से करना है तो आपका जो फंड्स बैलेंस शीट में उसको सरकार अटैच कर सकता है. एनए टैक्स, इनकम टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, GST एंड सो एंड सो. I have explained to you that you can invest your funds in cooperative banks, selected cooperative banks, and any and all nationalized banks. But in the amendment of 2019, MCS Act Amendment 2019, Section 154B(17), the Act has said now that all funds of the society, funds, remember the word FUND, Nidhi, Jama Nidhi, can be invested in other societies. आपके बगल में एक सोसाइटी है, उसको फंड्स की जरूरत है, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो उसके प्रोजेक्ट पे. वो बोलता है कि ठीक है भाई, मेरी रीडेवलपमेंट हो रही है मेरी सोसाइटी में, हम लोग सेल्फ रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, मुझे 100 करोड़ की जरूरत है, आपके पास 100 करोड़ आप हमको दे दो और फला फला टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम उसको ले सकते हैं. रिमेंबर दैट. इसके लिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जनरल बॉडी की परमिशन लेने की आवश्यकता है, प्रॉपर रेजोल्यूशन रिकॉर्ड करना है. सो एनी एंड ऑल फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड इन अदर सोसाइटीज. इट कैन बी इन्वेस्टेड इन सर्टन गवर्नमेंट बॉन्ड्स. It can be invested in specified equity shares. It can be invested in certain types of debentures and other securities. गोल्ड जैसे सोवरेन बॉन्ड्स वगैरह हैं, क्राइटेरिया है, लेकिन आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए छोटा सा एक कंडीशन ऐसा है कि यू हैव टू टेक, जैसे रिपेयर फंड के लिए रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट की रिपोर्ट की जरूरत थी, इसी तरह सोसाइटी को ये फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए जो मैंने आपको बताया, यू हैव टू टेक एन रिपोर्ट फ्रॉम ए सेबी, SEBI, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर. सेबी हैज गॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स रजिस्टर्ड ऑन इट्स पैनल. उनके वेबसाइट में you will find them. If you search on Google SEBI registered financial advisor, you will get a nice लंबा सा रिपोर्ट मिल जाएगा. So he determines and tells you
कि आप आपका फंड इस सिक्योरिटी में कर सकते हो, ये रिस्क फैक्टर्स हैं, ये रिटर्न्स हैं, वगैरह वगैरह। वो रिपोर्ट को लेके यू हैव टू पुट इट बिफोर द जनरल बॉडी, डिस्कस एंड फाइनलाइज। ओके फाइन, वी हैव गॉट 100 crore rupees according to this financial advisor, we can invest it in this particular bond. And then the GB discusses it and finalizes it, and then you can invest it. No permission is required from any authority to do this particular thing. However, if you invest in such bonds without the report of the registered SEBI financial advisor, then the managing committee becomes liable vicariously, criminally, and with civil liability also for defrauding the society. So all these factors becomes necessary. You can also consider section 154B(18) कि all funds can be utilized for non-routine expenditures. Non-routine expenditures का मतलब ये है कि आपका वो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो वेरियस एक्सपेंडिचर्स के हेड ऑफ अकाउंट्स दिखाई देंगे, जिसमें सिक्योरिटी होगा, पानी होगा, बिजली होगा, स्टाफ की सैलरीज होगी, वगैरह वगैरह, ऑफिस का स्टेशनरी होगा, एंड सो मेनी अदर हेड्स ऑफ अकाउंट। टिपिकली एक नॉर्मल सोसाइटी में लगभग 25 हेड ऑफ अकाउंट्स होते ही होते हैं, कुछ भी प्लस माइनस लेके। those are those are routine expenditures. सो रूटीन एक्सपेंडिचर्स के लिए ये फंड्स आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। अब बचा नॉन रूटीन एक्सपेंडिचर्स। नॉन रूटीन में क्या है, वो जो बैलेंस शीट में रूटीन एक्सपेंडिचर छोड़ के हर चीज नॉन रूटीन एक्सपेंडिचर है। मेजरली इट शुड बी ए बिग अमाउंट which should give you the benefit of claiming depreciation। इनकम टैक्स के एक्ट के अनुसार you should be having provision for claiming depreciation. For example, if you're replacing a lift, if you are replacing the entire electricity circuitry, water pumps, generator sets, compound walls, paints, plaster, water tank, वगैरह वगैरह। I will repeat again, to do all these things, you do not require any type of permission from any authority, including the deputy registrar or the auditor, but you need, definitely you need to have a prior notice agenda followed by a general body resolution. There are other factors also, but since we are running out of time, we will take a 2-minute break for our sponsors, and then we will come back. Please hold on till then. Thank you.
Welcome back, friends. Before we start our question and answer session, I would like to extend invitation to anybody who wants to speak at our Saturday evening webinars and share your good or bad experiences of your society. So you can speak, you can support and motivate other members also. आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंसेस दूसरे मेंबर्स हेल्प करेगा. आपका विषय जो आपको ठीक लगता है, आप वो विषय पे बात कर सकते हैं. Just let me know and we will arrange for your lecture. Now, with the permission of all our friends, we will take up questions only relating to today's topic. आज का विषय रिपेयर फंड संबंधित है. We will take up questions only relating to repair fund. Friends who want to ask questions, please click on the hand symbol on your screen and we will take up your questions in sequence. We are taking up only one short question per person. While asking questions, please switch on your video. Knowledge and experience sharing on the webinar is based on take it or leave it basis without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. Thank you for your patience. We will start. Our first question is by Mr. Ramesh Kelkar, please. Mr. Ramesh Kelkar. Namaskar. Namaskar, sir. Go ahead, sir. Sir, in the bylaws, under the heading levy of charges of the society, when we consider two funds, that is sinking fund, which is based on 0.25% of the cost of construction, and second is repair maintenance fund. Now, in the bylaws, typically they have not mentioned fund. They have mentioned expenses on repairs and maintenance of the building. That is, they have not mentioned fund. So typically in some societies, what are they doing? Is they are collecting at the rate of 0.75%, but the entire amount is being taken as a service charges or देखभाल खर्चे जो बोलते हैं, and the remaining the amount they are spending routinely for routine expenses, remaining surplus they are transferring it to different funds, including repair maintenance fund. Is that procedure correct? Because typically thinking fund they have mentioned fund. Here they have not mentioned fund. They have mentioned expenses. Okay. Is that an error or it is an expenses? See, from what I have opened up just now, I think, share that thing so that it becomes very much clear to our friends here. My apologies, I joined little late. Sir, we are all friends over here, है ना? तो apology नहीं भी करेंगे ना तो भी चलता है. क्योंकि सोसाइटी में भी हम लोग को वो चलता है एटीट्यूड से, तो हम लोग सोसाइटी चला रहे हैं ना. Yes, करेक्ट सर केलकर सर? बिल्कुल सही बात. ठीक है. अभी आपके सामने मैंने एक पेज ओपन किया हुआ है, देखिए. हाँ जी. क्रिएशन ऑफ फंड्स, ये देखिए, ये मैंने भी हाईलाइट किया है इसको. यस. Now what do you see in 13A? Yes.
What do you see, sir? The repair and maintenance fund. You said the Yes. word fund is not there, the word written over Yes. there, but it is written Yes. over here. Yes. सिंकिंग फंड, उसका भी फंड का वर्ड दिया हुआ है सर, Yes, sir. है ना, ये अलग अलग दिया हुआ है। ये यूटिलाइजेशन का भी फंडा दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये रहा। Yes. Yes, sir. नाउ इफ द सोसाइटी थिंक्स कि नो आई शुड यूज दिस थिंग, तो वो एक क्या कह सकते हैं, इग्नोरेंस में आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे हमने लेक्चर में चर्चा किया कि आज आप उसको यूज कर लेते हो, कल वो 40 लाख रुपए की ऊपर की पानी की टंकी रिप्लेस करना है, तो वो 40 लाख रुपए अचानक कहाँ से आएंगे मेंबर के पास में? मैं सैलरीड क्लास का आदमी हूँ, मेरी पगार 1000 रुपए की महीने की पगार है, हाँ जी। कैसे करने का सब वो चीज। लेकिन अगर हर महीने उस 1000 रुपए में से 10-10 रुपए करके मेरा फंड अगर जमा होता है, तो मुझे पता भी नहीं चलता और मेरा काम भी हो जाता है। पर अचानक तो नहीं होगा ना। और प्लस आप अगर वो फंड को यूज कर रहे हैं तो बायलॉ का उल्लंघन भी कर रहे हैं आप, यू आर इन वायलेशन ऑफ द लॉस, तो यू आर ऑल्सो इन वायलेशन। अब ये मत बोलिए कि मेंबर तो वही करेगा जो जनरल बॉडी करेगा। आपके पास उपाय है टू गो टू द कोऑपरेटिव कोर्ट or even to the registrar and say कि बाबा they are violating the bylaws, you may issue necessary directions to the society. And if still the society does not do it, then of course you have got provision to go to the cooperative court. अब ये टिपिकली हम लोग सोचते हैं अरे यार छोटी छोटी चीज के लिए हम कोऑपरेटिव कोर्ट क्या जाए करके, पर लेकिन जब नया चाहिए तो जाते ही है ना। जब भूख लगती है तो वड़ा पाव वाले के पास में भी जाते हैं, और अगर कुछ ढंग से खाना है तो फिर हम ढंग से रेस्टोरेंट में भी जाते हैं। जब बीमार पड़ते हैं तो ये तो नहीं सोचते ना कि घर में ही पड़े रहो, चलो हड्डी उड्डी टूट गई अपने आप जुड़ जाएगी, जाएंगे ना हम लोग ऑर्थोपेड डॉक्टर के पास में, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी करना होता है सर। अगर मेंटेनेंस का फंड नहीं है सोसाइटी के पास में, सर्विस एंड मेंटेनेंस का, तो उसको प्रॉपरली बजट प्रोविजन करके सेक्शन 75 में लिखा हुआ है बजट प्रोजेक्शन का, प्रॉपरली करके उसको आप जमा करिए, घोड़ा करिए, एक्यूमुलेट करिए और प्रॉपरली यूटिलाइज कर लो। ये दिस इज मिस मैनेजमेंट, आपने जो कहा ना मिस मैनेजमेंट हो रहा है। Sir, my question was where in 13A they are written fund, while in 67 they have mentioned expenses, not mentioned the fund. So that is the error in the bylaw? No, sir, there is no error. Those 67 में expense है लिखा। 67 क्या चीज है, देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। 67 में वो फंड नहीं लिखा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपके पास बायलॉ खुला हुआ है क्या सर कि मैं डिस्प्ले हाँ जी, से? हाँ जी। 67(3) में। यहाँ पे तो 67 में कुछ भी नहीं है सर जी। I'll just display that for the benefit of all our friends here. नंबर कुछ बायलॉ में नंबर एक नंबर से आगे पीछे है। सर मैं बताऊं? एक मिनट सर मैं No, 69A में please do not disturb. I'm talking to Mr. Kilkar. We can discuss. We'll come back to you. We can discuss. No issues on that. But let us understand. Somebody is getting confused. So let us clear it. We are all friends over here. किलकर साहब कौन सा बता रहे हैं बताइए? ये 67 है, यही वाला आप रीड कर रहे हो जो ग्रीन में हाईलाइटेड है? नहीं, हमारे इसमें दूसरा है सब। 67 में लिखा है the committee shall apportion the share of each members towards the charges of the society on the following basis. ठीक है, ये 66 हाँ, यहाँ पर नंबर 3 में This particular thing which you are referring, हाँ जी, as I mentioned, it is a model bylaws. You have to change it according to your own needs.
Correct. If you use of the fund, here you are not saying fund, no? Repair and maintenance of the building at the time Ah. fix, vagara, vagara. So there is no Ah. fund. You cannot use a fund. Here you are saying ki at the rate fixed from time to time, subject to minimum of 0.75% per annum of the construction cost. But this is relating to repairs and maintenance. Absolutely correct. That's what I'm saying. So if you say this thing, then this violates. See, this violates this particular section bylaw number. Thirteen A. So the funds we utilize in the funds here. Society's property, Yes. repairs and renewals thereof. Correct. So this violates that particular thing. It is a fund. You cannot use it, utilize it for normal expenditures. Correct. And secondly, also, when you take up your bylaws, you should read it and the society should amend it appropriately so that most confusions are removed. But we do not remove, we do not do that. Anyway, Mr. Kelkar, any other questions you have? And only one question that this surplus can be transferred to repair fund. Any surplus appropriation can be done to, like sinking fund. You are last time clarified it cannot be done because sinking fund has to be entered into the- Sinking fund will go only and only to sinking fund. Yes. बाकी सोसाइटी में एक्स्ट्रा फंड्स किसी कारणवश जनरेट हो गए हैं, आपका कॉन्ट्रीब्यूशंस और एक्सपेंडिचर के खर्चा वर्चा करने के बाद में which should be reflected in your budget projection sheet in section 75. वहां पे अगर आपको लगता है कि भाई अभी सरप्लस हो गया, बैलेंस शीट से मैच करो, हाँ सर सरप्लस है, चलो वो जो सरप्लस है उसका 54% आपको रिजर्व फंड में शिफ्ट करना है. कोई तो पर्टिकुलर सेक्शन है, आई थिंक इट इज सेक्शन 65 और रूल 65 में कोई सेक्शन है उसमें वो शिफ्ट करने का प्रोविजन दिया हुआ है. So you can shift the entire surplus into the reserve fund. Reserve fund, correct. Absolutely. But not to the repair fund. If you shift it to the repair fund, आपका repair fund में mismatch हो जाएगा. Absolutely. आपका sinking fund का रजिस्टर में mismatch हो जाएगा, बैलेंस शीट में mismatch हो जाएगा. कलेक्शन 100 रुपया आया, लेकिन फंड शिफ्ट कर दिया आपने 100 रुपया और, तो कलेक्शन और एक्चुअल रिपेयर फंड में फर्क पड़ जाएगा. So it is a mismatch of your accounting system also. Anyway, thank you, Mr. Kelkar, for joining. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Our next question is by Mr. Paresh Shah, please. Mr. Paresh Shah. Good evening, sir, and thank you for giving me the opportunity, sir. Sir, ये जो sinking fund का आपने जो बताया कि amendment करना चाहिए to the bylaw. Why can I, instead of using the formula of cost of, Sorry, your voice is crackling. can the amendment be Paresh Shah, Mr. Paresh, your voice is not clear. Please join in later on with a clear network so that we can continue. All right. Okay, sir. Okay. Our next question is by Mr. Ismail Sheikh, please. Mr. Ismail Sheikh, please. Okay. Mr. Sheikh, are you there? ठीक है. We will take up a question by Mr. Ganpat Rathod, please. Mr. Ganpat Rathod. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Go ahead. ये बायलॉ नंबर 13 में ए में दिया हुआ है रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड और बी में है वो मेजर रिपेयर फंड. तो एक्चुअली हाँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड इज 0.75%, whereas
ये इसमें है मेजर रिपेयर फंड्स है वो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड and decided by general body at the rate fixed on the area basis. Yes. So the major repair fund है, that is nothing to do with the construction cost. Major repair fund is not connected to your construction cost, but major repair fund तब आपको generate करना है जब आप ये देखोगे कि you do not have money in your sinking fund and repair fund for replacing of your 40 लाख रुपए वाली पानी की टंकी. आपका शॉर्ट पड़ रहा है, कुछ भी पड़ रहा है, या जनरल बॉडी बोलती है कि प्लीज डू नॉट यूज द सिंकिंग फंड, प्लीज डू नॉट यूज द रिपेयर फंड, यू कलेक्ट इट सेपरेटली एंड दैट सेपरेट कलेक्शन विल बी नाउ क्लासिफाइड एज, क्या क्लासिफाई करेंगे गणपत साहब उसको? मेजर रिपेयर. करेक्ट. तो उसका मेजर रिपेयर फंड का आपका बिल में एक अलग से टाइटल आ जाएगा. अभी टिपिकली हम लोग क्या लिखते हैं? सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस, फिर सिंकिंग फंड, फिर रिपेयर फंड वगैरह वगैरह. उसमें एक हेड ऑफ अकाउंट ऐड हो जाएगा, मेजर रिपेयर फंड. जो भी जनरल बॉडी में डिसाइडेड है वो फिगर वहाँ पे आ जाएगा. वो जब फिगर एकोमुलेट हो जाएगा तब आप अपना वो काम शुरू करोगे. वो काम जो स्पेसिफिकली जनरल बॉडी में प्री डिटरमाइंड है, प्री डिसाइडेड है, वाया fund collection, via fund usage, via fund timing and purposes also. So this is totally different. You may decide to use the existing fund or generate a new fund to do whatever you want to. That can be done at any time. That can be done. SGDM, anytime. Typically in many societies, typically they do not have funds in the sinking fund and repair fund. कारण क्या है कि वो 40-50 बरस पहले का वो वाला यूज करे जा रहे हैं, कैलकुलेशन करे जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, जो आज पूरा नहीं पड़ता है. क्योंकि उस समय आपका सिंकिंग फंड 50 रुपया रहा होगा, रिपेयर फंड 100 रुपया होगा, 150 रुपया होगा, 200 रुपया होगा, 500 रुपया होगा. But today when you require 40 lakh rupees, you do not have that much amount in your sinking fund and repair fund also. So you decide, okay, fine, we will collect major repair fund. Existing fund को यूज करना ही नहीं करना है. जीबी ने बोला यूज कर लो पूरा, और बाकी का बचा हुआ और ले ला आप इधर से यूज करो, पब्लिक से आज के दिन पे नवा जमा करो. अभी the funda is what, like, you know, you accumulated all the sinking fund, repair fund from 1980 onwards till today. 2017 तक जीएसटी नहीं था, तो आपने वो वाले फंड्स पे जीएसटी नहीं दिया. उसके बाद में जीएसटी आ गया. 2017 तक का आपने जो फंड्स जमा किया उसका इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहा. एक छोटा सा अमाउंट जमा हुआ, छोटा बड़ा जो भी अमाउंट जमा हुआ, लेकिन विदाउट जीएसटी वाला था. आज आप जो फंड एकोमुलेट करोगे तो वो जीएसटी के साथ में करोगे, तो इट स्टार्ट्स पिंचिंग यू, वो तकलीफ देने लगता है बड़ा सा अमाउंट एक साथ जाने में. इसीलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया कि इट इज बेटर कि आपका जो फंड का जो स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन करके हर 3 साल 5 साल में उसको रिवाइज करिए, ताकि मेजर रिपेयर फंड को लेने की आवश्यकता ना पड़े. आपका एग्जिस्टिंग फंड में ही से काम चल जाएगा. आपने जब भी वो रिपेयर फंड लिया 100 रुपया, उसमें 18% जीएसटी भर दिया, बात खत्म हो गई. लेकिन जब वो पैसा आपने जमा किया 100 रुपया वहाँ पे, उसको जो इंटरेस्ट आ रहा है बैंक से आपको नॉन स्टॉप, उस पर आपका जीएसटी नहीं लग रहा है. अब तो आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स में भी, डिबेंचर्स में भी, उसका रिटर्न ज़्यादा भी हो सकता है और सेफ है. आपको तो मालूम है आज के दिन पे कोऑपरेटिव बैंक्स हर साल में एवरेज 2 साल में एक कोऑपरेटिव बैंक वाइंड अप हो जाती है. एवरेज आप देख लीजिए, गूगल सर्च भी कर लीजिए, आपको नाम पता ही होगा कौन से कोऑपरेटिव बैंक गायब हो गए, खत्म हो गए.
ऐसे और भी कई कोऑपरेटिव बैंक से धीरे धीरे समय पे पता चलेगा, अरे ये तो इतना बड़ा कोऑपरेटिव बैंक था, ये कैसे बंद हो गया? लेकिन हो गया बंद, क्या कर लोगे? और दूसरा, कोऑपरेटिव बैंक में या नेशनलाइज बैंक में आपका जो इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, सरकार की तरफ से एश्योरेंस है खाली 5 लाख रुपए का, आपका बाकी का डूब भी सकता है वो इंश्योरेंस जो दिया हुआ है। बॉन्ड्स में, शेयर मार्केट में अगर प्रॉपर एडवाइजर के थ्रू लेते हो तो उसका वो डूबने का जो कंपोनेंट है वो रेयर हो जाता है। एनीवे सर, थैंक यू मिस्टर राठौर फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। थैंक यू। ओके मिस्टर परेश, यू आर देयर? Yes, sir. Okay. Yes, sir, Okay, I am go there. ahead, Sir. please. Can you hear me, Yes, sir, properly, please, sir? yes. Thank you, sir, for giving me another opportunity once again, Yes, sir. sir. Sir, आपने जैसे mention किया कि amendment to the sinking fund and repair 13A and 13C is required to be done, right? And which otherwise is linked to the cost of construction. Sir, amendment issue करते हैं, is it mandatory that the cost of construction can be totally eliminated, sir? If you in the eliminate amendment? it, then what is the amount and what is the basis for collection of that fund, FUND? It is not an expenditure, remember that. Yes. Like for instance, sir, I'll give you a specific example, sir. In my own society, they have linked the 13C to square feet area of the flat and not to the cost of construction. And 13A is linked to the cost of construction. So this is an anomaly. Bylaws. Okay. So this is an anomaly which is going on since last 10 years, sir. And I have objected for that. Okay. Based on your guidance and your what do you say, all the study material that you have sent, sir. Based on that, sir. Yes, you may write a notice to the managing committee. If they do not listen, you may make a formal complaint to the registrar. Tell them कि kindly issue directions to the society to do the needful, जैसे आप बता रहे हो वैसे। और जी, फिर रजिस्ट्रार भी नहीं करता कुछ भी, मानो 1 आध 2 महीना 3 महीने के बाद में, तो आप और आपकी टीम शेयरिंग कॉस्ट बेसिस पे कोऑपरेटिव कोर्ट में जॉइंट पिटिशन डाल दीजिए। करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ काम, नहीं तो वो पैसा तो डूबता चला जाएगा ना। They are collecting excess money, sir, basically. If it is going into your account and you can see the balances in your account. So for example, you tell them, okay, give me the sinking fund statement of flat number 101. Give me the sinking fund repair fund statement for flat number 102. You will come to know your balances every year. Sir, since last 25 years से 30 years से ये जो आपने बताया सर, इंडिविजुअल मेंबर का एक लेजर फोलियो रहता है, वो कुछ नहीं दिया है सर. When yes, about maybe 40 years back, we were given specific certificate, but that system has been stopped totally since last about 30-35 years, sir. No problem, sir. You do the procedures and make it happen. Tell Yes. them, if I karo. Yes. But basically they are incorrect, or legally they are violating 13A and 13C, sir, right? No, you cannot say incorrect. It is depending on how much your bylaw states, your own specific bylaws. Not ये जो bylaws आपको दिखा रहा हूँ, ये तो cooperative department का common model bylaws है, sample bylaws है. Yes, sir. हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, टिपिकली कुछ भी उठा के लेके आते हैं जी और उसको यूज करने लगते हैं. जी जी जी. So हमारे सोसाइटी में ये कुछ अमेंडमेंट नहीं हुआ है. They have changed and there is no amendment to the resolution also, sir. मिस्टर शाह, आप प्रयत्न करिए. आई थिंक यू विल बी एबल टू अचीव, जैसे आप बता रहे हो. Yes, sir. तो आप कर पाओगे. Okay, मिस्टर, can I ask a small question, sir? Another small question, sir. गो अहेड प्लीज. सर, जैसे आपने बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो पर्टिकुलरली फॉर द लिफ्ट रिप्लेसमेंट, हमारी सोसाइटी ने पूरा लिफ्ट रिजर्व फंड रखा, व्हिच इज रिफ्लेक्टिंग इन द एफडीज. द न्यू लिफ्ट इज इंस्टॉल्ड and the entire amount is debited to repairs and maintenance fund. Okay. So again, my question or my objection was that the lift has to be capitalized and not to be debited to repair and maintenance fund, because we underwent to a repair and major repairs.
So that they have debited the entire proceedings to the repair and maintenance fund as against the capitalization of the asset. So who will fund the replacement of the lift? From where will you fund it? We have created a separate fund for the lift for the new lift. So you have created what is अभी जैसे राठौर साहब डिस्क्राइब कर रहे थे जी मेजर रिपेयर फंड अलग से जनरेट किया हुआ है जी सर फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस yes sir. So if they have done it, then why have they used the repair fund? It was civil repairs as well as the replacement of the new, for the new lift, sir. Okay, but did the general body approve expenditures from the major civil repair fund, No, sir. major civil fund, No, sir. and from the repair fund also? No, That sir. should be a resolution. No, the resolution states that every member will contribute separately for the repairs of fund for the civil repair, and members will contribute separately for the replacement of the new lift. Both the So funds. you are saying that there is no resolution of the general body to use the balance sheet defined repair fund. Am I correct? There was no resolution there was a resolution to collect the funds, but there was no resolution to debit the entire proceedings of the new lift to the repairs and maintenance fund. No, I haven't understood. I think you should speak to your accountant or auditor, Okay. your private accountant auditor. He might be able to explain it to you. Alright, so मैं एक दफा फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ. लिफ्ट का जो कैपिटलाइजेशन होना चाहिए वो उन्होंने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फंड में डेबिट कर दिया एज अगेंस्ट showing the new lift as an asset in the asset register, sir. Simple as that. Okay, speak to your accountant. He will clear your doubt. Yes, sir. ये anomaly है. ये anomaly है. I have raised the issues, unnecessary issues, sir. Thank you so much, sir. Thank you for joining in, sir. Appreciate it, sir. Mr. Ismail Sheikh, are you there? Mr. Ismail Sheikh, please ask your question. Okay, Mr. Ismail has some connectivity problem. Anybody else there? Has any questions, please? Mr. Rathod, please go ahead. Mr. Rathod? Okay. So since nobody has any other further questions, we will conclude today's webinar. And thank you for participating. With the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you. Appreciate it, sir. Good night. Thank you. Thank you. Good night.